हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंडक्शन मोटर क्या होती है इसके बारे में थोड़ी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होप ये आपकी स्टडी में मददगार साबित होगी। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या होती है और इसके बारे में हमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मशीनें यूज़ की जाती हैं, मोटर यूज़ की जाती है, वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, three-phase induction motor are the most common and frequently encountered machine in industry. Okay, कारण क्या होता है? क्योंकि इनकी डिज़ाइन सिंपल होती है, ड्यूब्ड, लो प्राइस और इनका मेंटेनेंस बहुत इजी होता है। ओके, सेकेंड चीज, वाइड रेंज ऑफ पावर रेटिंग्स, फ्रैक्शन हॉर्स पावर टू 10 मेगावाट, run essentially as constant speed from low load to full load. Its speed depends on the frequency of power source. Okay, now वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जनरली हमने चूंकि थ्री फेज सप्लाई दी गई है या सिंगल फेज सप्लाई दी गई है, तो मशीन में क्या होता है उसको हम देखते हैं। अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस अराउंड द स्टेटर वाइंडिंग ड्यू टू एसी सप्लाई। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स रिवॉल्व्स विद सिंक्रोनस स्पीड। ओके, यहाँ पर एक टर्म्स आया है सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को जनरली हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं 120 एफ अपॉन पी से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन और सब स्क्रिप्ट के रूप में एस लिखा जाता है। ठीक है, एफ यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया और पी हो गया नंबर ऑफ पोल्स। ओके, नाउ अब हम आगे हैं। चूंकि सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं आर एम एफ। ओके, इसके बाद चूंकि हमारी थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई है, हमारे थ्री फेज के वायर होते हैं जिन और इनके अलग अलग कलर होते हैं, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। इसको हमने थ्री फेज को हमने यहाँ वेव फॉर्म्स के रूप में शो किया है। ओके, नाउ द रिलेटिव स्पीड between stator RMF and rotor conductors causes an induced EMF in the rotor conductors according to the Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, the rotor conductors are short circuited and hence rotor current is produced due to induced EMF. That's why such motors are called as induction motors. नाउ जो ये फिनोमिना है, ये सेम फिनोमिना एक अदर डिवाइस ट्रांसफार्मर में भी होता है। इसी कारण से, इस रिजेम्बलेंस के कारण इसको हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। नाउ इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर विल आल्सो प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स अराउंड इट। दिस रोटर फ्लक्स lags behind the stator flux. Okay, the direction of induced rotor current according to Lenz's law is such that it will tend to oppose the cause of its production. Okay, as the cause of production of rotor current is the relative velocity between rotating stator flux and the rotor will try to catch with the stator rotating magnetic field. The rotor rotates now in the same direction as the stator flux to minimize the relative velocity. However, the rotor never succeed in catching up the synchronous speed. This is the basic working principle of induction motor, either three phase or single phase. Okay, now अब हम इसके, तो ये आपका वर्किंग फिनोमिना हो गया, प्रिंसिपल जिसके ग्राउंड पे मोटर को हम ऑपरेट होती है। नाउ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक कट वे मोटर का पोर्शन दिख रहा है आपको। इसके बाद हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की जनरल इंफॉर्मेशन अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हो गया स्टेटर पोर्शन, दूसरा हो गया रोटर पोर्शन एज द अदर डीसी मशीन। ओके, क्योंकि ये एक एसी मशीन है तो इसमें भी हमारे दो पार्ट हैं, स्टेटर एंड रोटर। अब स्टेटर जो होता है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आउटर फ्रेम, दूसरा होता है स्टेटर कोर एंड थर्ड वर स्टेटर वाइंडिंग। ओके, जो मशीन मोटर हम बाहर से दिखती है उसको हम, वो एक आपका हो जाता है आउटर फ्रेम। ओके, ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारा, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ये आपका हो गया स्टेटर का पोर्शन, और ये जो यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं ये आपके हो गए स्लॉट, और इन स्लॉट के अंदर हम वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ओके,
इसके बाद हम आगे पोर्शन में आते हैं। ये जो अगर अगर मशीनें जब इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं तब उस कंडीशन में दिखाया जा रहा है। ये तो आपका स्टेटर पोर्शन हो गया, और यहाँ पे ये वाइंडिंग को हमने प्रॉपर मैनर में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यही एक दूसरा मैनर भी आपको डायग्राम शो हो रहा है। इसके बाद इसी के बारे में थोड़ा सा और बातें आती हैं कि इसको हम आयरन और स्टील फ्रेम्स दैट सपोर्ट्स हॉलो सिलिंड्रिकल कोर, ठीक है, इसको हम आयरन या स्टील फ्रेम से बनाते हैं, ठीक है। और ये एक सिलिंड्रिकल कोर के रूप में वहां पर रहता है। नाउ जो कोर होता है उसको हम स्टैक्ड लेमिनेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आप नंबर ऑफ इवनली स्पेस स्लॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दिस वन, ठीक है, तो ये जो है ये आपके दिस वन, ये आपके जो दिखाई शो हो रहा है ये आपके स्लॉट हैं, और इसी स्लॉट ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं पूरी इनर पेरीफेरी में। और ये जो वायर है ये इसका क्या हो गया, बाइंडिंग, ओके, ठीक है। इसके बाद यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रोटर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोटर मेनली दो टाइप का बनाया जाता है। एक होता है स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग और फेस बाउंड रोटर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आते हैं स्क्विरल केज, ठीक है। मतलब जैसे स्क्विरल्स एक क्रिएचर होता है जिसकी स्किन्स पे लहरियां बनी होती हैं, और उसके कारण इसमें जो आपका स्क्विरल केज रोटर होता है इसमें भी आपका कुछ पोर्शन इसी मैनर को ध्यान में रख के इसका नाम स्क्विरल केज रखा है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्क्विरल केज में कंडक्टिंग बार्स लेड इनटू स्लॉट्स एंड शॉर्टेड एट बोथ एंड्स बॉट शॉर्ट रिंग्स, ठीक है। और दूसरा होता है बाउंड रोटर। इसमें होता है कंप्लीट सेट ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग्स एग्जैक्टली इज द स्टेटर, यूजुअली स्टार कनेक्टेड द एंड्स ऑफ the three rotor wires are connected to three slip rings on the rotor shaft, ठीक है। ये जैसे आपको यहाँ पे वाउंड रोटर शो किया गया है, ये यहाँ पे शाफ्ट आपको शो हो रही है। शाफ्ट में ये पूरा आपने यहाँ पे रोटर का कंस्ट्रक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको स्लिप रिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस ये मैनर आपका जिस टाइप से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इसको हम वाउंड रोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस मशीन में इंडक्शन मोटर में एक स्पेशल फीचर होता है, या ये कहें कि इसमें एक वर्ड आता है कि स्लिप क्या होती है, ठीक है। ये जनरली एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो स्लिप की डेफिनेशन क्या होती है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स स्पीड ns and the rotor speed n is called the slip, and usually expressed as a percentage of synchronous speed ns, ओके। तो परसेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस s से, और इसका फॉर्मूला होता है ns माइनस एन डिवाइडेड बाई ns, और इसकी परसेंटेज में तो इंटू 100, ओके। s स्टैंड करता है स्लिप के लिए, ns है सिंक्रोनस स्पीड, और n है मैकेनिकल शॉफ्ट या रोटर स्पीड, ठीक है। तो इस मैनर में आपका स्लिप का कैलकुलेशन किया जाता है, और अक्सर मेन एग्जाम में इस पे एक या दो न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स क्या होती है, सो तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है स्लिप मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके आपको देगा आंसर। इसके बाद आता है, चूंकि मोटर को हमने एसी सप्लाई दी गई है, और चूंकि मतलब सप्लाई हम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं और आउटपुट में मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, ड्यू टू क्योंकि इसमें टॉर्क जनरेट होता है, तो इस टॉर्क को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर T इज इक्वल टू के एन एस माइनस एन, इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से, ओके। इसके बाद स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड क्या होती है, ठीक है। रोटर की स्पीड हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका ये फॉर्मूला है एन आर इज इक्वल टू एस इंटू एन एस, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं हम, रोटर ईएमएफ, ठीक है। रोटर का ईएमएफ अगर हमको, जैसे हमने अभी डीसी मशीन में देखा था कि वहां पर एक
आपका ईएमएफ का इक्वेशन हो रहता है, वैसे ही यहाँ पे इंडक्शन मोटर में क्या होगा उसको हम देख रहे हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है ये होता है 4.44 F5 टी फेज इंटू के डब्ल्यू। ठीक है, टी फेज क्या है, टर्न पर फेज, एंड के डब्ल्यू होता है ये वाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर जनरली नॉर्मली इसको हम 0.9 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और अगर इसी को आप चाहो तो पर्टिकुलर कई बार न्यूमेरिकल में टी पर फेज कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आता है, तो इसको हम इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोटर ईएमएफ हो गया था। अब आते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, नॉर्मली हम अगर शॉप में जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कि आपको आपकी घर की जरूरत के अनुसार कितने हॉर्स पावर की मशीन चाहिए, मोटर चाहिए। ठीक है, 1 हॉर्स पावर, हाफ हॉर्स पावर, या 1/4 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर को हम जो मशीन जो मोटर होती है उसमें अक्सर आप लिखा हुआ उसकी नेम प्लेट में देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या यहाँ पे मीनिंग है इसको देख लेते हैं। ठीक है, it is used to refer the mechanical output power to the motor. Since we as an electrical engineer deal with watts, okay, as a unit to measure electrical power, there is a relation between horsepower and watts. So 1 horsepower is equal to 746 watts. Okay, now अब चूंकि हमारी मोटर है, हमने इसको इनपुट आउटपुट से हमने एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एसी सप्लाई को दिया, टॉर्क जनरेट हुआ, देन इसका मैकेनिकल आउटपुट हमको मिल रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना में वहां पर हमारे कुछ पावर लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इन पावर लॉसेस को हम किस मैनर में देखेंगे, इसको हम वन बाय वन इसके जो फीचर्स है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जब हमने स्टेटर जो कि आपका आउटर फ्रेम की जस्ट इनर पोर्शन होता है, उसका फर्स्ट पोर्शन है, उसको हमने सप्लाई दी, तो ये मैंने एक चार्ट के रूप में दिखाया है, ये आपका स्टेटर हो गया। अब चूंकि स्टेटर का पोर्शन है, ठीक है, तो स्टेटर पे आपकी वाइंडिंग है। ओके, तो उसके बाद दूसरी वाइंडिंग किस पर है, आपकी रोटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो लॉसेस जनरेट होंगे दोनों वाइंडिंग के हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटर का कोर लॉस, और यहाँ पे आपका हो गया रोटर का कोर लॉस। ठीक है, अब चलिए आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर इसमें अगर फर्दर आगे इसमें लॉसेस जो जनरेट होते हैं, यहाँ पे चूंकि मशीन मोटर के रूप में वर्क कर रही है, तो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, वो किस किस फॉर्मेशन में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया रोटर कॉपर लॉस, दूसरा हो गया फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, स्ट्रे लॉस। ठीक है, एंड देन फिर आपका लास्ट में आ जाएगा पावर आउटपुट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल चार्ट है जो कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्योंकि हमने इनपुट पे सप्लाई दी है, तो जो आपके स्टेटर पे वाइंडिंग होगी वहां का जो कॉपर लॉस होगा उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया पी एस सी एल, मतलब स्टेटर कॉपर लॉस, और इसको बोलते हैं हम I1 स्क्वायर R1। सिमिलरली जो रोटर पे कॉपर है उसको हमने नाम दिया पी रोटर कॉपर लॉस RCL, इसको हमने दिया I2 स्क्वायर R2। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो हैं हमने सिंगल फेज वाइंडिंग को ध्यान में रख के बनाए। अगर 3 फेज वाइंडिंग है तो दोनों में आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि कोर आपका एक मटेरियल का बना गया है तो वहां पर भी लॉसेस जनरेट होते हैं, इसको हमने दे दिया पी कोर के नाम से। एंड द मैकेनिकल पावर लॉस होते हैं फ्रिक्शन, मेनली जो कंसीडर इनकाउंटर किए जाते हैं वो फ्रिक्शन एंड विंडेज के रूप में। ओके, नाउ अगला हम देखते हैं पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे इनपुट, ये कर्सर आप जो देख रहे हैं, हमने इनपुट पावर दी गई जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्मेशन में है। ठीक है, इसके बाद हमारा पे देखिए ये जो आपका डॉटेड लाइन दिख रही है इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटर कॉपर लॉस एंड जो कोर बना हुआ है उसका लॉसेस को शो किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोटर चुकी है तो यहाँ पे एयर गैप आ गया। एयर गैप के बाद इसके बाद आपका रोटर का पोर्शन आ गया, तो रोटर पे जो रोटर की वाइंडिंग है उसके कारण रोटर कॉपर लॉस को शो कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉ एंड स्ट्रे लॉसेस को शो किया, एंड देन आउटपुट में आपको टॉर्क एंड स्पीड के फॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है पावर फ्लो डायग्राम इन इंडक्शन मोटर। ओके,
इसके बाद है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थोड़ा सा इस डायग्राम जो आपका आपने टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और पर्टिकुलर इसके जो जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क, किन किन पॉइंट्स पे इसको मेंशन करना है, इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि ये जनरली मेन एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है। यही चीज एक अदर मैनर में भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये एक कुछ छोटी इंफॉर्मेशन है इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग, जो बी ट्रिपल ई के रेफरेंस में आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स बनाने के लिए रखें, ठीक है।